गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। इस चैप्टर की शुरुआत हमने पिछले लेक्चर में की थी और ये जो हमारा चैप्टर है ये है एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इशू। अभी तक हमने इस चैप्टर में समझा है मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, की एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। हमने जाना है कि एम्प्लॉयमेंट से ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा होता है और उसके पीछे जो उसका मकसद होता है वो कमाने का, वो होता है लिवलीहुड यानी जीविका के लिए, जीविका के उपार्जन के लिए। इसके साथ साथ हमने और भी अन्य उद्देश्य समझे थे कि लोग कार्य क्यों करते हैं। तो जाना था कि जीडीपी में योगदान देते हैं, जो भी परिवार के सदस्य होते हैं उन पर निर्भर होते हैं उस संबंधित व्यक्ति पर, उसके लिए भी वो कार्य करता है और उसे अच्छा भी महसूस होता है, संतोष महसूस होता है जो भी वर्क होता है उसको करके। अब हम लोगों ने बात की थी कि जो वर्कर हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो हम लोगों ने समझा था कि वर्कर दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक वो वर्कर जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी अपना कार्य कर रहे होते हैं, अपनी कोई जो भी प्रोडक्शन की एक्टिविटी है उसको कर रहे होते हैं, उनको सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है। और दूसरा टाइप था जो हायर्ड वर्कर होते हैं, जो दूसरों का कार्य कर रहे होते हैं, और उसमें भी हम लोगों ने दो तरह से क्लासिफाई किया था। एक था कैजुअल वर्कर, जो कि दिहाड़ी मजदूर होते हैं और जिन्हें दैनिक हिसाब से मजदूरी दी जाती है और उन्हें सोशल सिक्योरिटीज़ की जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि आपकी पेंशन, ग्रेजुटी और भविष्य निधि वगैरह, ये नहीं दी जाती हैं। साथ ही साथ जो छुट्टियां मिलनी चाहिए संबंधित व्यक्ति को, वो भी नहीं दी जाती हैं इस सेक्टर में, जैसे कोई त्योहार की। तो इस तरह का जो भी टाइप होता है वर्कर का, वो कैजुअल वर्कर होते हैं। और दूसरे टाइप में हमने पढ़ा था आपका रेगुलर वर्कर, जिनको जो भी एम्प्लॉयर होता है उनका उसको रेगुलर बेसिस पे रखता है, और साथ ही साथ जो सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट्स होते हैं जैसे कि आपके पेंशन और ग्रेजुटी और भविष्य निधि, ये सारी दी जाती हैं। इसके साथ साथ छुट्टी भी मिलती है। तो जो हायर्ड वर्कर होते हैं वो क्या होते हैं, वेज वर्कर होते हैं, यानी मजदूरी के आधार पर कार्य करने वाले होते हैं और वो दूसरों के लिए कार्य करते हैं। फिर हमने समझा जो भी कॉन्सेप्ट है आपका लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स। तो लेबर सप्लाई को हमने समझा कि जो स्पेशल पर्टिकुलर वेज रेट पर जितने घंटे कोई वर्कर कार्य करना चाह रहा होता है, उस संबंधित जो एक लेबर सप्लाई, श्रम की पूर्ति होगी, तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, लेबर सप्लाई नाम दिया था। और ये संबंधित होती है विशेष मजदूरी दर पर। अलग अलग मजदूरी दर पर जो लेबर की सप्लाई होती है वो चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। और इसके साथ ही साथ हमने जाना कि 8 घंटे के बराबर हम एक मानव दिवस मानते हैं, यानी मैन डे के बराबर होता है, और उसी के बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने दिन जो भी श्रम की पूर्ति है वो हुई। उसके बाद हमने समझा कि लेबर फोर्स क्या होता है। तो बात की कि जो भी वर्किंग पॉपुलेशन होती है, कार्य करने वाली जनसंख्या होती है, जैसे 15 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति जो कार्य कर सकते हैं, उन व्यक्ति और इच्छा भी रखते हैं, उन व्यक्तियों को किस्म के अंतर्गत रखते हैं, बिल्कुल सही, लेबर फोर्स के अंतर्गत रखते हैं। इसको श्रम शक्ति कहा जाता है। और फिर हमने समझा वर्क फोर्स के बारे में कि जो लेबर फोर्स में जितने भी व्यक्ति हैं उनमें से वास्तव में जो कार्य कर रहे होते हैं उन्हीं व्यक्तियों से मिलके बनता है वर्क फोर्स। और इस प्रकार से हम अनएम्प्लॉयड पर्सन को निकाल सकते हैं, यानी जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनकी संख्या को निकाला जा सकता है। वो कैसे, लेबर फोर्स में से हम वर्क फोर्स को माइनस कर देते हैं तो हमें बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का पता चल जाता है। फिर हमने समझा पार्टिसिपेशन रेट को, कि जो भी पार्टिसिपेशन सहभागिता दर है वो क्या होती है। तो ये वो होती है जैसे टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग वास्तव में कार्य कर रहे होते हैं, रियल जो आपका जीडीपी है उसमें योगदान दे रहे होते हैं, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो उसके अनुपात को हम लोगों ने पार्टिसिपेशन रेट कहा, किसके साथ, पॉपुलेशन के साथ। और पॉपुलेशन के बारे में भी हमने समझा कि एक स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक टाइम के दौरान कितने व्यक्ति रह रहे होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, जनसंख्या कहा जाता है, पॉपुलेशन कहा जाता है। यानी एक संबंधित क्षेत्र में एक समय विशेष पर कितने व्यक्ति रह रहे हैं उसी को जनसंख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पॉपुलेशन के कॉन्सेप्ट को भी समझा। और
ये भी जाना कि अगर पॉपुलेशन में ज़्यादा लोग कार्य करने वाले होंगे यानी पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में किसी भी देश के लिए वो सही होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, जिसकी वजह से देश के विकास में मदद मिलेगी। देश की जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ भी तेजी से बढ़ेगी। अगर पार्टिसिपेशन रेट कम है तो इसकी वजह से जो भी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है वो कम होगी और साथ ही साथ विकास भी अवरुद्ध हो जाएगा। अब हम समझते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, यानी जो रोजगार है उसमें कितने लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है, सहभागिता हो रही है, उसको समझते हैं। और ये कहाँ के संदर्भ में है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया, यानी भारत के संदर्भ में हमें समझना कि पॉपुलेशन के रेशियो में वर्कर कितने हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया भी है कि वर्कर अगर अधिक होंगे पॉपुलेशन के रेशियो में तो जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा होगी और अगर कम होंगे तो कम होगी। तो ऐसी स्थिति में ये समझना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ इससे ये भी पता चल जाता है कि जो वर्कर हैं वो किस सेक्टर में लगे हुए हैं और उनका जो स्टेटस है वो किस प्रकार का, यानी प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं ज़्यादा या सेकेंडरी में या फिर टर्सरी सेक्टर में ज़्यादा लगे, तो उससे पता चल जाएगा हमें। और साथ ही साथ ये भी हमें पता चल जाएगा कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कैजुअल वर्कर हैं या फिर रेगुलर वर्कर हैं। तो इस प्रकार से उनके नेचर का भी पता चल जाएगा कि किस नेचर का जॉब करते हैं। तो हम लोग इस टेबल के माध्यम से समझते हैं कि जो हमारा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है भारत में वो किस प्रकार से है। तो इसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और यहाँ पर इस कॉलम में दिया हुआ है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ये वाला क्या है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है। और ये कहाँ पर? इंडिया में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो इंडिया के संदर्भ में है। और इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सेक्स लिखा है कि उनके लिंग के बारे में कि वो मेल हैं या फीमेल हैं, यानी मैन या वुमेन। और यहाँ पर टोटल है, यहाँ पर आपका दिया हुआ है रूरल है या अर्बन है, यानी वो ग्रामीण हैं या शहरी हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं। और ये जो आपका डेटा दिया हुआ है टेबल में वो कब का है? बिल्कुल सही, ये है आपका 2009-10 का डेटा दिया हुआ है। इसको समझते हैं, ये 2009-10 में इसको काउंट किया गया था। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो मैन है यानी आदमी है वो कहाँ पर टोटल जो भी पॉपुलेशन है व्यक्तियों की यानी मेल की हमारे देश में, उसमें से 54.4% क्या है काम में लगे हुए हैं। उस टोटल जनसंख्या का 100 में से कितने लगे हुए हैं? अगर 100 मेल हैं तो उसमें से 54.4 मेल कार्य में लगे हुए हैं। और वही देखते हैं हम लोग रूरल एरिया के संदर्भ में, तो यहाँ पर आपका 54.3 जो प्रतिशत है वो मेल लगे हुए हैं। और अगर शहरी क्षेत्र में देखें तो 54.6 जो भी टोटल मेल है वहाँ के वो कार्य में लगे हुए हैं। और यहाँ अगर महिलाओं की बात करें तो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन की यानी महिला की जितनी जनसंख्या हमारे देश में औरतों की, उनमें से 21.9%, यानी अगर 100 महिलाएं हैं तो उनमें से 21.9% किस में लगी हुई हैं? कार्य में लगी हुई। यहाँ पर याद रखना ये परसेंट में, इसलिए पॉइंट में दिया हुआ है। और अगर इस गांव की बात करें तो हाँ हम देखते हैं कि 24.8% जो टोटल ग्रामीण महिलाएं हैं उनकी 24.8% के बराबर कार्य में लगी हुई हैं। और शहरों की बात करें तो 14.7% शहरों की जितनी भी महिलाएं हैं वो उसका 14.7% कार्य में लगा हुआ है। तो अगर टोटल की बात करें तो हमारे देश में जो टोटल पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का 38.6% किस में लगा हुआ है? कार्य में लगा हुआ है। यानी अगर 100 किसी देश में 100 व्यक्ति माने तो उसमें 38.6 यानी ये किस में है? परसेंट में है। तो ये कार्य में लगा हुआ है। हमारे देश में कितना लगा हुआ है? 9-10 में टोटल पॉपुलेशन का 38.6%। और अगर वही गांव की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन जितनी भी गांव में जनसंख्या निवास करती है ग्रामीण जनसंख्या का, तो वो 39.9% वर्किंग पॉपुलेशन है, यानी वो कार्य कर रहा है और कार्य में लगा हुआ है। और अगर बात करें शहरों की तो 35.5% जितने भी शहरों में लोग निवास कर रहे हैं उनका ये
इतना परसेंट यानी 35.5% कार्य में लगा हुआ है। तो इस टेबल के माध्यम से हम लोग कुछ निष्कर्ष निकालते हैं और वो आपको समझाते हैं कि इसके माध्यम से क्या निष्कर्ष निकलते हैं। With the help of the data given in table, following conclusions are drawn। यानी इस टेबल के माध्यम से निम्नलिखित निष्कर्ष को निकाला जाता है। सबसे पहला जो पॉइंट दिया हुआ है वो है फॉर एवरी 100 persons 38.6 आर वर्कर इन इंडिया। यानी जो भी अगर 100 व्यक्तियों का कितना यहाँ कार्य कर रहा है भारत के संदर्भ में 38.6 व्यक्ति कार्य कर रहे होंगे, हो रहे हैं, मतलब कर रहे थे कब 2009-10 में। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है हायर परसेंटेज ऑफ रूरल पीपल। यानी ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति अधिक कार्य में लगे हुए हैं किसकी तुलना में, शहरी क्षेत्र की तुलना में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते हैं कि टोटल पॉपुलेशन का 39.9 जो ग्रामीण पॉपुलेशन है लगे हुए है और शहरी पॉपुलेशन का 35.5 है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि गांव के व्यक्ति ज्यादा कार्य में लगे हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि गांव में जो भी संसाधन है, रिसोर्स हैं और रोजगार के अवसर हैं वो जनरली कम है। संसाधन कम होने की वजह से वो उन्हें कार्य इनकम उनकी कम है और ऐसी स्थिति में उन्हें कार्य जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि लो इनकम होने की वजह से व्यक्ति ज्यादा समय तक बेरोजगार नहीं रह सकता है। उसे कुछ ना कुछ कार्य करना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी कम मजदूरी उस संबंधित कार्य से प्राप्त करे या उससे कम आय प्राप्त करे, फिर भी उसे कार्य करना पड़ेगा। और आपने अभी तक जो भी ट्रेंड है हमारे देश में वो ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति या तो पढ़ते नहीं थे शुरुआत में या फिर पढ़ते थे तो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते थे। फिलहाल में अब ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी पढ़ने लगे हैं, फिर भी उतनी संख्या में नहीं पढ़ते जितनी कि शहरी क्षेत्र में पढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में गांव के व्यक्ति बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं लो इनकम के कारण, क्योंकि परिवार की जब लो इनकम होती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें परिवार का हाथ बटाना होता है और परिवार की इनकम को बढ़ाना होता है। तो जो भी बच्चा होता है पढ़ने वाला वो बीच में पढ़ाई छोड़कर कार्य में लग जाता है। इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशंस हैं पढ़ाई के और भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में ना के बराबर हैं, जिसकी वजह से कोई स्पेशल प्रशिक्षण भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ लेबर होती है वो ग्रामीण क्षेत्र की बहुत ही कम है और उसकी वजह से उनकी इनकम कम होने की वजह से उन्हें कार्य जल्द ही करना पड़ता है और अधिकांश लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्य में संलग्न होना पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हायर परसेंटेज ऑफ रूरल पीपल किसमें लगा हुआ है, बिल्कुल सही, कार्य में लगा हुआ है, यानी पॉपुलेशन जो है वहाँ की अधिकांश कार्य कर रही है। अब जो अगला हमारा पॉइंट है वो है हायर प्रोपोर्शन ऑफ मेल वर्कर। जो भी जनसंख्या है उस टोटल जनसंख्या का अधिकांश जो मेल पॉपुलेशन है वो कार्य में लगी हुई है, जबकि फीमेल पॉपुलेशन है वो कार्य में नहीं लगी हुई है। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि टोटल मेल का यहाँ पर आप देख सकते हैं 54.4% लगा हुआ है कार्य में, जबकि वुमेन अगर की बात करें तो वो 21.9% लगी हुई है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें ये अंतर हमें देखने को मिल रहा है कि हायर प्रोपोर्शन ऑफ मेल वर्कर्स क्यों है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो शहरी क्षेत्र है उसमें जिनकी इनकम ज़्यादा होती है वो जनरली अपने परिवार की महिलाओं को कार्य पर नहीं भेजते हैं और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी जो कुछ जातियां हैं जो महिलाओं से कार्य कराना अच्छा नहीं समझती, उनकी संस्कृति में नहीं है इस तरह से। और इसके साथ साथ ऐसा भी है कि जो गांव की महिलाएं वो कार्य कर रही होती हैं स्वयं के खेतों में, इसके साथ साथ घर पर भी, फिर भी उसको कार्य में नहीं लगा हुआ माना जाता है। इस तरह से ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बना हुआ है, लेकिन कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उन्हें रोजगार में लगा हुआ माना जाना चाहिए, क्योंकि वो जो कार्य कर रहे हैं उससे भी तो कुछ जीडीपी इंक्रीज होती है। तो इसकी वजह से भी जो महिलाओं का रेशियो है, अनुपात है टोटल पॉपुलेशन में कार्य का वो कम है। तो ये कारण हो सकते हैं किसके, हायर प्रोपोर्शन ऑफ मेल वर्कर्स के। और जनरली ये भी देखा गया है कि फीमेल्स की तुलना में मेल्स वर्कर को ज़्यादा पेमेंट दी जाती है। इसकी वजह से भी अधिकांश जो मेल वर्कर हैं वो कार्य पर जाते हैं और महिलाएं जबकि घर का जो कार्य होता है
गृहिणी वाला कार्य वो करती हैं। अगला जो पॉइंट है वो है मोर वुमेन्स वर्कर इन रूरल एरिया। जब बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में ही क्यों महिलाएं ज़्यादा लगी हुई हैं, हम टेबल में देख सकते हैं कि शहरों में जो जितनी भी महिलाएं उनका कितने परसेंट, बिल्कुल सही 14.7% कार्य में लगा हुआ है, जबकि गांव की महिलाएं की संख्याओं का कितना 24.8% कार्य में लगा हुआ है। ये कब का डेटा है? 2009-10 का डेटा है। तो उस समय इतना लगा हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो वर्क में वो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है, जबकि शहरी क्षेत्र में कम है। इसके पीछे भी कारण यही है कि गांव में जनरली कम इनकम लेवल है लोगों का, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड वो भी कम है, इसकी वजह से वो ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनकम कम होने की वजह से अकेला जो मेल है परिवार का मुखिया है या व्यक्ति है वो अकेले परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता, जिसकी वजह से महिलाओं को भी कार्य पर जाना पड़ता है, किसके साथ साथ? पुरुष के साथ साथ। और शहरों में जो रीजन है वो है कि शहरों की में जनरली व्यक्तियों की इनकम का जो लेवल है वो ज़्यादा है, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति शहरों में स्किल्ड जो कुशल श्रम होता है वो करते हैं, जिसकी वजह से इनकम ज़्यादा प्राप्त होती है। और इतनी इनकम पुरुष ही कमा लेता है, जिसकी वजह से वो अपनी जो उसकी पत्नी होती है उसको कार्य पर भेजना नहीं चाहता है। ये भी एक प्रमुख कारण है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, और वो है अंडर एस्टिमेशन ऑफ वुमेन वर्कर्स। वो क्यों? क्योंकि जो महिला कार्य करती है अपने खेतों में और घर का कार्य, उसको एक तरह से प्रोडक्टिव कार्य नहीं माना जाता, उसको जीडीपी में भी इंक्लूड नहीं करते, और साथ साथ उसके बदले में उसे कुछ पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से भी महिलाओं का जो कार्य करने वाली जनसंख्या है उसमें कम हिस्सा है। तो इस प्रकार से उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है, उसको सही से आकलित नहीं किया जाता है। वास्तव में इनके योगदान को भी देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और साथ ही साथ उनको भी अगर ये कार्य कर रही हैं घर का और साथ ही साथ अपने खेतों में, तो उसको एक श्रमिक के रूप में माना जाना चाहिए, उनको भी एक एम्प्लॉई के रूप में माना जाना चाहिए। और अगला जो हमारा पॉइंट है वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यानी रोजगार के अवसर। तो इसकी बात करें तो शहरों में कई टाइप के रोजगार के अवसर हैं, और जबकि ग्रामीणों में मुख्यतः जो भी खेती है उससे संबंधित ही अवसर हैं, खेतों में काम करना, चाहे अगर स्वयं की जमीन है तो स्वयं की जमीन पर कार्य करना या स्वरोजगार कहलाएगा, और अगर स्वयं की जमीन नहीं तो दूसरों की जमीन में कार्य करना, और थोड़ा बहुत जो नॉन फार्म एक्टिविटीज वाले कार्य हैं, गैर कृषि कार्य जो उससे संबंधित होते हैं खेत कृषि से, लेकिन वो कृषि कार्य नहीं होते हैं, उनमें भी व्यक्तियों को कम संभावनाएं होती है रोजगार की, और वो वहां पर लगे हुए हैं। तो शहरों में ज्यादा अवसर हैं किसके? रोजगार के, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में कम है। शहरों में कई टाइप की फैक्ट्रीज हैं, कई टाइप का प्रोडक्शन हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से भी वो बहुत ढेर सारे अवसर क्रिएट हो रहे हैं, और शहरों के व्यक्ति ट्रेनिंग लिए होते हैं, स्किल्ड होते हैं, एजुकेटेड होते हैं जनरली। तो ऐसी स्थिति में उन्हें कई तरह के रोजगार प्राप्त हो जाते हैं, और वो तब तक सर्च करते हैं रोजगार को जब तक कि वो अपनी योग्यता के हिसाब से रोजगार को प्राप्त ना करने। अब बात करते हैं एजुकेशन लेवल का। तो हम लोगों ने बात की कि जो ग्रामीण क्षेत्र में एजुकेशन का लेवल है वो शहरी क्षेत्र की तुलना में कम है। क्यों? क्योंकि शहरी क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन से रिलेटेड वो अच्छा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एजुकेशन का वो कम सही नहीं है, मतलब उतना जितना चाहिए उतना नहीं है। गांव में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है, साथ ही साथ जो भी प्राइमरी लेवल के अलावा हाई स्कूल लेवल या सेकेंडरी लेवल के स्कूल तो हो सकते हैं, उसके बाद जो कॉलेज लेवल की स्टडी है उसके लिए पर्याप्त संस्थाएं नहीं है, कॉलेज नहीं है, उनको पढ़ने के लिए या तो शहरों में जाना पड़ता है या कस्बों में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से अगर खासकर जो बच्चियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो शहरों में पारिवारिक कारणों की वजह से नहीं भेजी जाती हैं, जिसकी वजह से एजुकेशन लेवल ग्रामीण क्षेत्र का कम है किसकी तुलना में? शहरी क्षेत्र की तुलना में। अब बात करते हैं हम कि वाई द वर्क ऑफ आवर वर्कफोर्स इज रूरल बेस्ड, यानी ये यहाँ पर क्या है? रूरल है, याद रखेंगे, रूरल बेस्ड, यानी हमारा जो
वर्कफोर्स है, कार्य करने वाले व्यक्ति हैं जो कार्य में लगे हुए हैं, वो अधिकांशतः ग्रामीण क्यों हैं? तो अभी हम लोगों ने बात की कि वो इसलिए है क्योंकि अधिकांश जनसंख्या भारत की अभी भी गांव में निवास करती है और अधिक जो मुख्य व्यवसाय बना हुआ है वो रोजगार देने का, वो कृषि और प्राइमरी सेक्टर से संबंधित एक्टिविटी है वो बना हुआ है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ का जो अधिकांश वर्कफोर्स है, कार्यबल है, वो ग्रामीण है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, वाई द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स लो एंड लोअर स्टिल इन अर्बन एरियाज। तो शहरों में अभी भी क्यों जो जनसंख्या है औरतों की, महिलाओं की, वो कम है कार्य करने वालों की संदर्भ में। तो अभी हम लोगों ने बात की कि शहरों में जनरली व्यक्ति की इतनी इनकम होती है कि पुरुष ही जो परिवार के लिए जितनी जरूरत की चीजें होती हैं उतने के बराबर इनकम कमा लेता है, उससे अधिक कमा लेता है, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी को और घर की महिलाओं को कार्य पर भेजना नहीं चाहता, जिसकी वजह से शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में महिलाएं कम कार्य में लगी हुई हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया, यानी ये जो डेटा दिया हुआ है वो कब का है? 2015-16 का है। अभी हमने जो डेटा पढ़ा है वो 2009-10 का है। तो इसको जल्दी से समझ लेते हैं संक्षिप्त में। यहाँ पर हम देखते हैं कि टोटल कितनी परसेंट पॉपुलेशन लगी हुई है काम में, 50.3, और इसके बाद रूरल में है 53%, जबकि अर्बन में 43.5%। अर्बन मेल है जो आपके वो लगे हुए हैं 69%, और अर्बन फीमेल यानी शहर की जो औरतें हैं वो कितनी लगी हैं 16.2, और अगर ग्रामीण पुरुषों की बात करें तो वो 77.3% लगे हुए हैं कार्य में। जबकि टोटल यहाँ पर याद रखेंगे टोटल का है, रूरल फीमेल का जो परसेंट है वो कितना है 26.7%। तो यहाँ याद रखेंगे ये किस में दिया हुआ, परसेंट में दिया हुआ है डेटा कि इतना टोटल का परसेंट लगा हुआ है। तो ये आपको संबंधित क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम में उसमें उसके लिए डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा और इसको आप नोट कर लीजिएगा। अभी तक हमने जो समझा उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारे देश में, इंडिया में हाई डिपेंडेंसी रेशियो, यहाँ पर उच्च निर्भरता अनुपात है। उच्च निर्भरता अनुपात का मतलब है कि यहाँ पर जो भी जनसंख्या है कार्य करने वाली, उसकी तुलना में जो कार्य करने वाली जनसंख्या नहीं है, जो डिपेंडेंस पॉपुलेशन कहलाती है, वो ज़्यादा है। यानी जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उन पर उन व्यक्तियों का बोझ है, या कह सकते हैं वो आश्रित व्यक्तियों की ज़्यादा संख्या है उनके संदर्भ में, उन्हें इसकी वजह से उन्हें ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। तो हमारे देश में डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा है, काम करने की तुलना में जो काम नहीं कर रहे हैं वो उनके ऊपर आश्रित हैं। अब अगला है हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन व्हाट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरिया। जो ग्रामीण क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो काम करने सहभागिता दर है, यानी कार्य करने वाली जनसंख्या है वो तो ज्यादा है, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी का यहाँ मतलब है कि एक संबंधित व्यक्ति कितने टाइम में यानी इनपुट से कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है, जो भी गुड्स एंड सर्विस है, तो वो प्रोडक्टिविटी कहलाती है, यानी उसकी इफिशियंसी। तो रूरल एरियाज में क्या है, ये कम है। क्यों है? क्योंकि जनरली रूरल एरियाज के जो व्यक्ति हैं वो अनस्किल्ड हैं, उन्हें सही से ट्रेनिंग नहीं मिली है, अधिकांश फार्मर हैं और वो भी आधुनिक तरीके से खेती नहीं करते। हालांकि अभी वर्तमान में जो भी किसान हैं वो भी अच्छे से खेती करना शुरू कर दिए हैं और वो भी प्रशिक्षण ले रहे हैं, फिर भी वो संबंधित क्षेत्र में अभी भी लो लेवल में क्या बनी हुई है, प्रोडक्टिविटी बनी हुई है, उत्पादकता बनी हुई है, उनकी कुशलता अभी भी क्या है, कम है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, और हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज। अभी भी जो शहरी क्षेत्र है उसकी तुलना में ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं वो ज्यादा कार्य कर रही हैं। क्यों? क्योंकि संबंधित क्षेत्र में जो भी उनका परिवार का मुखिया है या पुरुष है, जो अगर पुरुष है मुखिया, तो वो कम कमा पा रहा है, इसकी वजह से महिला को भी उसके साथ कार्य करने जाना पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर इन इंडिया के बारे में। अगर हम गांव की बात करें यानी रूरल वर्कर्स की बात करें, तो रूरल वर्कर का जो है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हैं रूरल क्षेत्र में 45.7%, यानी टोटल जनसंख्या का कितना है 45.7
7%, जो गांव में रहने वाले टोटल वर्कर हैं उनकी कुल संख्या का 45.7% किस क्षेत्र में लगा हुआ है? बिल्कुल सही, ये लगा हुआ है सेल्फ एम्प्लॉयड, अपना स्वयं का कार्य कर रहे हैं। जबकि जो दूसरों के लिए हायर्ड वर्कर हैं यानी दूसरों का कार्य कर रहे हैं वो हैं 54.3%। कितने के बराबर दूसरों का कार्य कर रहे हैं, जिसको हायर वर्कर बोलती हैं, वो मैंने बात की थी। इसमें 2 टाइप होते हैं, कैजुअल और रेगुलर वर्कर। तो गांव में स्वयं का कार्य करने वाले 45.7% है, जबकि दूसरों का कार्य जो हायर्ड वर्कर होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड है 45.7%, जबकि हायर्ड वर्कर हैं 54.3%। शहरों की बात करें तो 37.9% हैं सेल्फ एम्प्लॉयड यानी स्वयं का कार्य कर रहे हैं और 62.1% दूसरों का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शहरों में हायर्ड वर्कर ज़्यादा हैं, किसके कंपैरिजन? गांव की तुलना में। क्यों? क्योंकि गांव में जनरली व्यक्ति अपने ही खेत में कार्य करता है, इसकी वजह से स्वरोजगार में है, क्योंकि गांव में किसानी का कार्य ज़्यादा है और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं वो जनरली अभी सीमित हैं। और शहरों में अपने स्वयं के धंधे की तुलना में दूसरों की यहाँ कार्य करना, नौकरी करना ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरों में क्या है, हायर्ड वर्करों की संख्या ज़्यादा है, जबकि गाँव में उनकी तुलना में कम है। अब हम लोग समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री, या इसी को बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी व्यवसायिक ढांचा के आधार पर। और ये कब का डेटा है? 2011-12 का डेटा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल में जो भी वैल्यू दी है वो किस में दी है? परसेंट में दी है, याद रखना। तो यहाँ पर हम जो भी हमने इकोनॉमी के सेक्टर बांटे, प्राइमरी सेक्टर आपका, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा होता है टर्सरी, जिसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने कॉलम में इंडस्ट्री की कैटेगरी रखी है और फिर प्लेस ऑफ रेजिडेंस कि वो कहाँ, गांव का है कि शहर का है, यानी रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज, और फिर सेक्स के आधार पर मेल है कि वो फीमेल है, और इसके बाद आपने देखा है टोटल। तो प्राइमरी सेक्टर में जो वर्कफोर्स है उसका रूरल एरियाज में कितना हिस्सा लगा हुआ है? 66.6%। और जो भी शहरी वर्कफोर्स है उसमें उसका प्राइमरी सेक्टर में कितना लगा है? 9.0%। और यहाँ अगर मेन की बात करें प्राइमरी सेक्टर में टोटल जो भी मेल पॉपुलेशन है उस वर्कफोर्स है उसका कितना लगा हुआ है? तो वो 43.6% है। और महिलाओं का जो वर्कफोर्स की में हिस्सा है महिलाओं का, वो प्राइमरी सेक्टर में कितना लगा हुआ है टोटल का? 62.8%। अगर हम बात करें टोटल वर्कफोर्स की तो प्राइमरी सेक्टर में टोटल वर्कफोर्स का कितना लगा है? 48.9% लगा हुआ है। और इसी तरह से आप सेकेंडरी सेक्टर में भी देख सकते हैं, ये इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से आपको समझना है। और टर्सरी सेक्टर में भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि टोटल वर्कफोर्स की जो पॉपुलेशन है, वर्कफोर्स है, उसमें से सबसे ज्यादा जो लगा हुआ है सब किसमें लगा है? प्राइमरी सेक्टर में। दूसरे नंबर पे आपका टर्सरी सेक्टर और तीसरे नंबर पे लगे हुए हैं टोटल वर्कफोर्स के जो सेकेंडरी सेक्टर है। आपको पता है कि प्राइमरी सेक्टर में जो भी एग्रीकल्चर उससे रिलेटेड एक्टिविटीज हैं और माइनिंग वगैरह उनको लिया जाता है। सेकेंडरी में इंडस्ट्री से संबंधित होता है, जैसे कि आपका माइन या आपका मैन्युफैक्चरिंग हुआ और इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन वगैरह एक्टिविटी हुई। और टर्सरी में होता है बैंकिंग, बीमा, इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं वो शामिल करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में लगे हुए हैं? बिल्कुल सही, प्राइमरी में, और दूसरे नंबर पर टर्सरी और तीसरे में इंडस्ट्री। शहरी में सबसे ज्यादा लगे हैं टर्सरी सेक्टर में, दूसरे नंबर पर इंडस्ट्री जो भी आपका सेकेंडरी, और सबसे कम है प्राइमरी में। और मेल की बात करें अगर, जो भी वर्कफोर्स है मेल पॉपुलेशन का, तो सबसे ज्यादा लगे हैं वो प्राइमरी सेक्टर में, और दूसरे नंबर पे है वो टर्सरी, और तीसरे पे है सेकेंडरी। और अगर महिलाओं की बात करें जो वर्कफोर्स में है उनका 62.8% प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा, सेकेंडरी में उसके दूसरे नंबर, और तीसरे नंबर पर है सर्विस सेक्टर। तो इस प्रकार हमने ये टेबल को समझा। अब हम समझते हैं ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी ग्रोथ हो रही है और फिर उसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से चेंज हो रहा है। तो ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम जीडीपी बोलते हैं, और ये डेटा है 1951 से 2012 तक का, 1% में दिया हुआ है। तो इस इमेज के माध्यम से हम समझ सकते हैं। यहाँ पर हम लिखा हुआ है एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट है, ये परसेंट में है।
याद रखेंगे। और इधर ईयर लिखी हुई है नीचे, तो आप देख सकते हैं कि जो ये वाला है ये क्या है, जीडीपी की ग्रोथ को शो कर रहा है, जो इस तरह से है। तो ये जीडीपी की ग्रोथ का दे रही है और ये किसकी, एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ दे रही है। तो दूसरे वाले में आप देखते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट है वो जनरली किससे कम है, जीडीपी की ग्रोथ रेट से कम है। और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जीडीपी की तुलना में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम इंक्रीज हुई हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, जॉब लेस ग्रोथ हुई है, यानी रोजगारहीन समृद्धि, रोजगार विहीन समृद्धि इसको बोलते हैं, क्योंकि रोजगार बढ़ा नहीं है उतना जितना क्या बढ़ा है, जीडीपी बढ़ा है। तो हम लोग समझ लेते हैं जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है उसको समझते हैं। इट रिफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन द इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विस विदाउट ए प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जब कोई अर्थव्यवस्था बिना रोजगार के अवसरों के जो भी इकोनॉमी की गुड्स एंड सर्विस हैं उनको प्रोड्यूस कर लेती है, उस अनुपात में, किस अनुपात में कि जीडीपी का जो रेशियो होता है, यानी गुड्स एंड सर्विस ज्यादा तेजी से बढ़ती है जबकि जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो कम तेजी से बढ़ता है। तो इस तरह की जो ग्रोथ होती है वो जॉबलेस ग्रोथ कहलाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब गुड्स एंड सर्विस का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो रहा है और उसकी तुलना में जो रोजगार में वृद्धि हो रही है वो कम हो रही है, तो जब ऐसा हो रहा है तो उसको हम लोग जॉब लेस ग्रोथ के नाम से जानते हैं। अब हम समझते हैं ट्रेंड इन एम्प्लॉयमेंट पैटर्न सेक्टर वाइज एंड स्टेटस वाइज। और ये कब का है, कब से कब तक का समझना है, 1972 से 2012 तक का, और ये परसेंट में यहाँ डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले समझते हैं ट्रेंड इन एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार में क्या ट्रेंड है, प्रवृत्ति है कि किस सेक्टर में ज्यादा बढ़ रहा है, किस सेक्टर में कम हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं हम कि प्राइमरी सेक्टर में 72 में 74.3% व्यक्ति लगे हुए थे जो भी कार्य में वर्कफोर्स का, और यहाँ पर कितना लगे हुए हैं, 48% लगे हुए हैं, 48.9% जो भी वर्कफोर्स है उस कार्य करने वाले व्यक्ति हैं वो 48.9% प्राइमरी क्षेत्र में लगे हैं 2011-12 में। सेकेंडरी में 10.9% और ये था 1972-73 में, और 2011-12 में हो गया 24.3 ये हो गया। और टर्सरी में आप देखते हैं 14.8% था 1972-73 में, और 2011-12 में हो गया 26.8%। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में जो व्यक्ति लगे हुए थे कार्य में वो लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से देखें तो वो बहुत कम नहीं हुए, जैसे कि अन्य विकसित देशों का ट्रेंड रहा उसकी तरह नहीं हुए हैं। फिर भी यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर से किसकी तरफ जा रहे हैं, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि 1972-73 में सबसे ज्यादा थे प्राइमरी में, और दूसरे नंबर पर थे आपके टर्सरी में, और तीसरे नंबर पर थे सेकेंडरी में। तो वही स्थिति आज भी बनी हुई है, पहले नंबर पर प्राइमरी, दूसरे नंबर टर्सरी और तीसरे नंबर पर है जो सेकेंडरी सेक्टर वो है आपका। एम्प्लॉयमेंट के आधार पर देख लेते हैं, यानी स्टेटस के आधार पर। ट्रेंड इन एम्प्लॉयमेंट का जो स्टेटस के, अभी हम लोगों ने किसके आधार पर देखा, बिल्कुल सही, अभी हमने देखा सेक्टर के हिसाब से, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर के आधार पर। आप देखते हैं स्टेटस के कि सेल्फ एम्प्लॉयड कितने हैं, रेगुलर सेल्फ एम्प्लॉयड कितने हैं, और कैजुअल वर्कर कितने हैं। यहाँ पर रेगुलर एम्प्लॉय है, यहाँ सेल्फ नहीं है, क्या है याद रखेंगे, ये रेगुलर एम्प्लॉय हैं और ये कैजुअल हैं। ये दोनों किस में आते हैं, हायर्ड वाले जो भी आता है उस टाइप में आते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें 72-73 की, यानी 1972-73 की, तो यहाँ पर 61.4% थे और 11-12 में हो गए 52.0। अगर रेगुलर एम्प्लॉय की बात करें तो ये 15.4 थे उस समय 1972-73 में, और 2011-12 में हो गए 18.0। और आप देख सकते हैं कैजुअल वर्कर की बात करें तो ये 1972-73 में थे 23.2, और अब कितने हो गए 30.3। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैजुअल वर्कर की संख्या बढ़ती जा रही है जो भी वर्कफोर्स है उसमें। अब समझते हैं कि जो कैजुअलाइजेशन है और इन्फॉर्मलाइजेशन है वो क्या होता है वर्कफोर्स का। तो सबसे पहले समझते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो इट रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज ऑफ कैजुअल हायर्ड वर्कर इन द टोटल वर्कफोर्स टेंड टू राइज ओवर टाइम। कैजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि जब जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनका अनुपात बढ़ता जाता है टोटल
वर्क फोर्स में जो कार्य बल है उसमें जब वैसे जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे होते हैं उनका परसेंटेज बढ़ता जाता है तो उस तरह की सिचुएशन को कहा जाता है कैजुअलाइजेशन। जैसे मान लीजिए 1972-73 में 100 में से 10 व्यक्ति काम कर रहे थे, कैजुअल सेक्टर में दिहाड़ी मजदूर थे, और 2011-12 में कितने कर रहे हैं, मान लीजिए 50%। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसकी तुलना में यहाँ कैजुअल लेबर की संख्या बढ़ गई। तो जब वर्क फोर्स में कैजुअल लेबर की संख्या बढ़ जाती है तो उसी को कहते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। अब बात करते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स, अनौपचारिकरण इसको बोलते हैं। तो इट refers to a situation where percentage of workforce in the formal sector tend to decline and that in the informal sector tend to rise। इसका मतलब है कि जब वर्कफोर्स का हिस्सा फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, कम होने लगता है और इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा होने लगता है, तो इसको इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कहते हैं। आपको सबसे पहले हम बता देते हैं कि फॉर्मल सेक्टर क्या कहलाता है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या कहलाता है। तो यहाँ बात करते हैं फॉर्मल सेक्टर की। इट रेफर्स टू ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, यानी ये जो संगठित क्षेत्र होता है जहाँ पर सरकारी क्षेत्र तो रहता है, उसके साथ साथ वैसे निजी क्षेत्र भी रहता है जिसमें 10 या उससे अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे होते हैं। तो ऐसे क्षेत्र को संगठित क्षेत्र या ऑर्गेनाइज क्षेत्र कहा जाता है और इसमें सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है संबंधित वर्कर को। और दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर, इट रेफर्स टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, जो असंगठित क्षेत्र है जैसे खेती किसानी हुआ और सरकारी क्षेत्र के अलावा और भी जो निजी क्षेत्र है उसमें 10 व्यक्ति से कम व्यक्ति कार्य पर लगे हुए हैं और उन्हें कोई भी सामाजिक सिक्योरिटी जो होती है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट वो नहीं मिल रहे होते हैं, तो वैसे क्षेत्र को असंगठित क्षेत्र या इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की कि हमारी इकोनॉमी क्या बढ़ता जा रहा है, इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, यानी जो संगठित क्षेत्र हैं जहाँ पर श्रमिकों को ढेर सारे अधिकार मिलते हैं, किससे संबंधित, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित, वो अब नहीं मिल रहे हैं। वो उनकी जो संख्या है वर्क फोर्स में, ऐसे श्रमिकों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि एक इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि यहाँ श्रमिकों के वेलफेयर की बात है तो उनका वेलफेयर लगातार कम हो रहा है। धन्यवाद।